तो वन पीस चैप्टर 1126 पूरा चैप्टर आ चुका है और इस चैप्टर में तुम्हें काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा और काफी चीजें तुम्हें आगे के लिए हैरान करके रखेगी। जैसे कि हमें इसमें सैंक्स देखने के लिए मिला है जो कि अपना पुराना बदला लेने के लिए एक जगह पे तुम्हें दिखाई देगा एक शख्स के साथ ही इसमें हमें गार्प भी देखने के लिए मिला है जिसके साथ हाचिनोसु आइलैंड पर क्या हुआ है वो हमें इसमें देखने के लिए मिला है। और साथ ही साथ हमें इसमें पूरी तरीके से ये देखने मिला है कि अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आखिर वो सब अलग कैसे हो गए हैं और क्या एल्बाफ तक वो पहुंच पाए हैं, ये सभी इस चैप्टर में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अब ये वीडियो और मेरी नरेशन तुम्हें पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो सीधा अब इस चैप्टर की तरफ ही बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस चैप्टर पैनल 8 में हमें देखने के लिए मिलता है दोबारा से यामातो जो कि कुरी में एक लोकल सोबा शॉप पे बैठा है जिसे एक औरत कुछ मिसिंग गर्ल्स के बारे में बता रही होती है। अब इस चैप्टर के पहले ही पेज में हम देखते हैं कि सभी अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और जायंट सभी मिलकर वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और खाने पीने में वहाँ लगे होते हैं और काफी ज्यादा खुशी से आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। अब वहाँ जायंट्स पायरेट्स में कुछ पायरेट्स कह रहे होते हैं कि वाटर 7 के बाद ही हमने यहाँ इन सभी को देखा है, हम वेट नहीं कर पा रहे थे कैप्टन को दोबारा देखने में, इसलिए हम खुद लिटिल गार्डन आ गए। लूफी वहाँ हंसते हुए कहता है तो अच्छा ये हुआ था। अब वहीं ब्रोगी से एक पायरेट पूछता है कि क्या आप हाथों से लड़ने के लिए क्या सही रहेगा, कि हाथों से ही लड़ना क्या आपके लिए काफी रहेगा। अब यहाँ देखो तुमने देखा होगा कि रोरी और ब्रोगी का वेपन पहले ही टूट चुका था जब वो लूफी और बाकी सभी की लिटिल गार्डन से निकलने में मदद कर रहे थे, तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो आपस में ही हाथों से ही लड़ने की बात कर रहे होते हैं। जिसका जवाब देते हुए वो दोनों कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर हम सिर्फ हाथों से ही लड़े वो भी डुअल टू डेथ के फाइट में वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसी के एंड में हमें एल्बाफ जाना पड़ेगा और हमें नए वेपन खुद लाने पड़ेंगे। अब वहाँ नामी उनसे पूछती है कि क्या तुम दोबारा वेपन ला के दोबारा लड़ोगे, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब वहाँ उससे उससे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए लिटिल गार्डन में इन्होंने हमें क्या बताया था कि ये अपने प्राइड के लिए लड़ेंगे, अपने आखिरी दम तक अपने प्राइड के लिए ये लड़ते ही रहेंगे। फिर लूफी कहता है कि हाँ उसे बताओ शॉप। अब सांजी भी वहाँ पर वो ड्रिंक पीते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी एक जायंट कहता है कि इसे एब्सिनेथ कहते हैं, द ग्रीन फेरी, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए केयरफुल होकर इसे पीना क्योंकि तुम्हें कुछ अलग अलग इसे पीने के बाद दिखाई दे सकता है। अब वहाँ सभी ऐसे ही पार्टी कर रहे होते हैं और ऐसे ही खाने पीने में लगे होते हैं। तभी हम वहाँ बोनी को देखते हैं जो कि खुश होती है और वो कह रही होती है कि हम सब एक साथ हैं, और ऐसा कहते हुए वो एक बच्चे के रूप में होती है और अपने पिता कुमा के गोद में बैठी हुई होती है और वो सभी एल्बाफ की तरफ ही जा रहे होते हैं और वो सिर्फ हमें वही समुद्र में ऐसे ही जाते हुए दिखाई देती है। तभी एकदम ही वहाँ से कहानी सीधा उस इंसिडेंट की तरफ जाती है जो कि काफी महीनों पहले हुआ था, जो कि न्यू वर्ल्ड के गार्टल आइलैंड पे हुआ था और वो हमें दिखाया जाता है। और वहाँ हम देखते हैं बार्थोलोम्यो को जो कि एम्परर रेड हेयर सैंक्स की टेरिटरी में जाकर उसका ही फ्लैग वहाँ जला देता है, जिसे तुमने कुछ चैप्टर्स में देखा ही होगा कि कैसे सैंक्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है बार्थोलोम्यो पे कि उसने उसके टेरिटरी में घुस के उसका ही फ्लैग जला दिया। अब वहीं हम देखते हैं कि सैंक्स और सभी क्रू ने मिलकर उसके क्रू को पकड़ा हुआ है और बार्थोलोम्यो को वहाँ बैठा रखा है और उससे कह रहा होता है कि कई दलोरा आइलैंड मेरे इस झंडे पर भरोसा रखते हैं, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो लोग इस पर से भरोसा खो देंगे, जो मैंने अपनी इज्जत बनाई है इतनी वो सब मेरे हाथों से जा सकती है, ऐसा वहाँ सैंक्स कहता है और कहता है कि और ऐसा होने से मेरे दोस्त ही एक टारगेट बन सकते हैं। तभी बार्थोलोम्यो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरी इस बेवकूफी के लिए मुझे माफ कर दो। अब सैंक्स बिल्कुल सीरियस फेस में उसे देख रहा होता है और बाकी लोग भी उन्हें वहाँ देख रहे होते हैं। तभी सैंक्स क्रू का होंगो यानी उनका डॉक्टर उसे एक छोटी सी बोतल लेके आता है जिस पर एक डेथ का निशान होता है और वो एक पॉइजन बोतल होती है जिसे वो बार्थोलोम्यो को देते हुए कहता है कि ये एक डेडली पॉइजन है, इसे तुम देखो और इसे तुम्हें लूफी को पिलाना है, वो भी सिर्फ एक मंथ के अंदर ही। जिसे देख के बार्थोलोम्यो हैरान होता है कि क्या, और फिर वहाँ वो बताने लगता है कि इस पॉइजन से क्या क्या नुकसान है, कि इसे पीने के बाद काफी ज्यादा दर्द होगा और शरीर से ब्लड निकलने लग जाएगा और जो विक्टिम है वो वहीं मारा जाएगा। अगर तुम्हारा बॉस इसकी जिम्मेदारी लेता है तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकता। तभी बार्थोलोम्यो पायरेट्स भी पीछे से कहता है कि नहीं हम ऐसा लूफी सेनपाई के साथ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही पॉइजन जो बार्थोलोम्यो के सामने होता है वो अपने मुंह से ही छीनकर उसे वहीं पी लेता है और ये सब देखकर उसके क्रू मेंबर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वहाँ वो जब वो पॉइजन पी रहा होता है तो उसके क्रू मेंबर कहते हैं कि बॉस आप मर सकते हो, आपकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तभी अब उस पॉइजन को पीने के बाद बार्थोलोम्यो कहता है कि ये ठीक है, मैं लूफी सेनपाई को इस चीज के लिए नहीं कह सकता, मैं उन्हें इस चीज में इस गलती में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने दूंगा, उनका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, वो मेरे जैसे पर किसी पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं सिर्फ एक बदमाश बनकर ही खुश हूँ जो कि अपने बॉस को खुश करने में मारा गया।
गया। ऐसा कहते हुए बार्थोलोमियो ऐसे काफी तेज चिल्लाते हुए और रोता हुआ कह रहा होता है और यहाँ हमें उसकी लॉयल्टी का पता चलता है, वो कितना ज्यादा लॉयल है लूफी के साथ। वो अपनी जान देने के लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होता है, जिसे देखकर सैंक्स भी थोड़ा हैरान होता है। और फिर बार्थोलोमियो कहता है कि काश मैं आखिरी समय में अपने लूफी सेनपाई को पायरेट किंग बनता हुआ देख पाता। मैंने अपना ये चांस खो दिया, मैं बेवकूफ हूँ, ये सब अब तुम पर है। वो अपने क्रू मेंबर से ऐसा कह रहा होता है और उसके क्रू मेंबर भी वहाँ रो रहे होते हैं और कहता है कि चलो मिलते हैं, और ऐसा कह के वहाँ बैठा हुआ रहता है। तभी एकदम हैरानी से उठता है कि उसके साथ आखिर हुआ कुछ क्यों नहीं। और उसी बीच हम देखते हैं कि उसके क्रू मेंबर सभी वहाँ शिप लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और बार्थोलोमियो उन्हें दूर से ही देख रहा होता है कि क्या तुम तुरंत यहाँ से छोड़ के भी चले गए? तो ठीक है, जितना दूर तुम जा सकते हो यहाँ से भाग जाना। अब वहाँ कुछ क्रू मेंबर्स और वहाँ जो रुके हुए होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो पॉइजन फेक था, वो शायद से लूफी सेनपाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वैसे जैसे मैंने सोचा था इस एम्परर के बारे में, ये उतना भी बुरा नहीं है, ये मेरी सोच से ज्यादा ही नेक है। अब वहाँ सैंक्स मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर बैकमैन कहता है कि आखिर तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अब सैंक्स वहाँ हंसते हुए कहता है कि मेरा मुस्कुराना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेडिकेटेड है लूफी के लिए। अब पीछे से यासोप आता है और सैंक्स को हटने के लिए वहाँ से कहता है, और वो अपनी गन सीधा उस शिप की तरफ तान देता है और कहता है कि मैं उन्हें कुछ लेसन सिखाना चाहता हूँ। और ऐसा कह के एक फायर सीधा उन पर कर देता है और सिर्फ एक ही फायर में वो शिप वहीं पर फट जाती है और वहीं एक बड़े से धमाके के साथ फैल जाती है। और उसमें जितने भी बाकी बचे हुए बार्थोलोमियो के जो क्रू मेंबर होते हैं वो सब उसमें होते हैं, और बार्थो क्लब का जो पायरेट शिप होता है वो वहीं डूब जाता है। और वहाँ हमें ये भी नहीं पता है कि अभी तक कोई सर्वाइवर जो भी उसमें भागा था वो सर्वाइवर अभी तक उसमें बचा है कि नहीं। अब यहाँ से कहानी सीधा हाचिनोसु पायरेट आइलैंड पर जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड यानी टीच वापिस आ चुका है और वो वहाँ चिल्ला रहा होता है पिजारो पे कि तुमने आखिर ऐसा होने कैसे दिया? मैं तो बस कुछ समय के लिए गया था और तुमने ऐसा सब होने कैसे दिया? अब वहाँ टीच उस पर इसलिए चिल्ला रहा होता है कि उसने कोबी को वहाँ पर जाने दिया और उसके साथ साथ कई सारे लोग भी वहाँ से बचकर भाग पाए, जिसकी वजह से वहाँ वो उससे चिल्ला रहा होता है, उसे पकड़कर मार रहा होता है और उसके चेहरे को पकड़े हुए उस पर गन ताने हुए होता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि दुनिया खतरे में है और पॉनीग्लिफ में अब कोई भी रहस्य नहीं है। हम एम्परर्स को उसके लिए अब एक दूसरे से लड़ना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट और नेवी अब शांति से बैठने वाली है? अब जब तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। कोबी हमारा एक हुक्म का इक्का था जिसे हमने पकड़ा हुआ था, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि वो भाग गया। अब वहाँ पिजारो उससे माफी मांग रहा होता है और रो रहा होता है और फिर कहता है कि मोरिया भी यहाँ से स्केप कर चुका है। अब वहीं हम वुल्फ को देखते हैं जो कि वहाँ पर टूटे हुए बिल्डिंग्स को ठीक कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने पिछवाड़े से उन्हें तोड़ भी रहा होता है। और वहीं बाकी पायरेट्स उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम जोड़ रहे हो कि तोड़ रहे हो, और बाकी पायरेट्स जो भी वहाँ होते हैं सभी चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्लैक बियर्ड हम तुम्हारा हर चीज में साथ देंगे। वहाँ वो उस चीज के लिए हाइप अप हो रहे होते हैं कि हम तुम्हें वन पीस क्लेम करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, जो भी तुम करोगे हम उस चीज में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को जो कि अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ बैठा होता है और वहाँ हंसते हुए कह रहा होता है कि कम से कम हमारा मनोबल तो बना रहना चाहिए, ये कुछ ऐसा है जिसका हमें लाभ उठाना होगा। अब मुझे ये सुनने दो कुजान की कोबी तो गया, अब उसकी जगह यहाँ अच्छा क्या है? फिर कुजान कहता है कि हमने गार्प को पकड़ लिया है, और फिर ब्लैक बियर्ड वहाँ हंसते हुए कहता है कि हाँ इसे कहते हैं ना एक कंसोलेशन प्राइज। फिर पिजारो कहता है कि आप एक ना एक तरीका ढूंढ ही लेते हो ट्रेड करने का कैप्टन। फिर कुजान कहता है कि सच कहूँ तो मैं उसे मारने के लिए जा रहा था लेकिन वो बच गया। कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा भी मत समझो कुजान, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो उसे हरा भी सकते हैं, जानते हो। खैर ये एक टीम की ही वजह से हुआ था, ऐसा कुजान कहता है। और फिर बर्जिस वहाँ कहता है कि किस्मत हमारा साथ दे रही है। अब वहाँ ब्लैक बियर्ड कहता है कि वैसे हमने उस 3 आंख वाली लड़की को भी पकड़ लिया है ना, तो हम वहाँ पुडिंग को भी देखते हैं जो कि वहाँ उनके कैद में होती है और ब्लैक बियर्ड उसे पकड़े हुए होता है। अब वहाँ से कहानी सीधा नेवी के ओमिट शिपिंग हेडक्वार्टर पे जाती है और वहाँ लफीते से ब्लैक बियर्ड बात करता हुआ हमें दिखाई देता है और वहाँ वो पूछ रहा होता है कि आखिर ये रिवोल्यूशनरी आर्मी वहाँ कर क्या रही है, क्या तुमने अभी तक कुछ पता लगाया? तभी लफीते वहाँ ये बता है कि वो मारी जो हमें फूड वहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, और पिछले कुछ चैप्टर में तुमने देखा ही था कि कैसे वो भूख से पागल वहाँ हो रहे थे। अब इसी के बारे में लफीते यहाँ बता रहा होता है कि जब उनके पास ये फूड आता है वो पहले ही रिवोल्यूशनरी आर्मी के लोग पहले ही उस फूड को जला देते हैं, और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं ये काफी ज्यादा भुक्कड़ हैं और ये भूख से मारे जा सकते हैं, जैसा ये अभी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ ब्लैक बियर्ड ये सुनकर हंस रहा होता है और कहता है कि पीछे बैठे रहो और समय आने पर हम काम करेंगे। अब यहाँ शायद से ब्लैक बियर्ड ऐसे रुका हुआ इसलिए है ताकि वो सेलेस्टियल ड्रैगन से कांटेक्ट बना सके और
उनके पास वो फूड पहुंचा के उनके लिए अच्छा बन सके और उनका सपोर्ट ले सके, ऐसा शायद से हमें आगे देखने के लिए मिल सकता है। अब हम दोबारा वहाँ हाचिनोसु में देखते हैं जहाँ एक शिप उनकी तरफ बढ़ रही होती है और पिजारो उसे देखते हुए शिप को उठाता है और कहता है कि ये तो डिवॉन है और ऐसा कहकर उन्हें अंदर रख लेता है। और तब हम वहाँ कारीबू को देखते हैं और उस शिप पर डेवॉन और वैनओगर भी वहाँ पर होते हैं। अब वहाँ पिजारो को देखकर कारीबू काफी डर से चिल्लाने लगता है। पिजारो भी उसे देखकर कहता है कि अच्छा तुम इसे आखिर ले ही आए। अब यहाँ से कहानी सीधा जायंट्स के शिप की तरफ जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि उन्हें एगहेड से निकले हुए 2 दिन हो चुके हैं और ये काफी तेजी में यहाँ से चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक एल्बाफ तक नहीं पहुंच पाए हैं। और वहाँ हम डोरी, ब्रोगी और ब्रूक को देखते हैं और वहाँ वो चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया और सनी कहाँ है, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। अब वो वहाँ स्ट्रॉ हेड्स की शिप को ढूंढ रहे होते हैं जो कि वहाँ से गायब होती है। फिर हम वहाँ जिम्बे, रॉबिन और फ्रैंकी को भी देखते हैं जो कि लिलिथ और बोनी के साथ वहाँ होते हैं और वो वहाँ कह रहे होते हैं कि हम ऐसे एल्बाफ नहीं जा सकते, हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब रॉबिन वहाँ पे फिर अपनी नेगेटिव थॉट शुरू करती है और कहती है शायद से उन्हें कोई बड़ी फिश निकल गई होगी। तभी वहाँ फ्रैंकी कहता है कि चुप रहो, यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी फिशेस हैं, तो शायद ये ट्रू भी हो सकता है, ऐसा मत ही बोलो। और ऐसा कहते हुए वहाँ वो चिल्ला रहे होते हैं कि लूफी आखिर तुम कहाँ गए। अब हम वहाँ देखते हैं कि नामी का नाम लेते हुए कोई उसे उठा रहा होता है और वहाँ वो नामी धीरे धीरे नींद से उठती है और अपने आंखों को खोलती है और नामी को हम वहाँ एल्बाफ के ड्रेस में देखते हैं और नामी वहाँ सिर को पकड़े हुए कहते हैं कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया और वो एक अलग से रूम में बैठी होती है जो कि उसके कद के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा वहाँ दिखाई दे रहा होता है, जिससे ये तो लग रहा है कि शायद से वो एल्बाफ में ही है। अब एडिटर का लास्ट में मैसेज आता है कि ये 4 बोर्डिंग प्लेस आखिर है क्या, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अगला चैप्टर भी जल्द ही देखने के लिए मिलेगा और आगे क्या होने वाला है, लूफी, उसोब, जोरो और सांजी के साथ क्या हुआ है वो भी तुम्हें अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी को अलग इसलिए किया गया है ताकि इन्हें एक बार और पावर अप मिल पाए, जैसे कि हमने पिछले कुछ आर्क्स में देखा है कि जब जब ये अलग हुए हैं तो ये पावरफुल होते गए हैं, चाहे वो वानो आर्क हो या टाइम स्किप वाला आर्क, सभी में हमने ऐसा देखा है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक नया पावर अप इनका देखने के लिए मिले। बाकी आगे के चैप्टर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना और तुम्हारा इस चैप्टर को लेके क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।